नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में इस समय काफ़ी गतिविधियां चल रही हैं। कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है उस पर मैंने पिछले कुछ दिन पहले आपको बताया था। आगे फिर उस पर एक कार्यक्रम करूंगा। लेकिन आज पंजाब में भाजपा जो करने की कोशिश कर रही है, दलित राजनीति का नया अध्याय लिखने की। क्या भाजपा ऐसा कर पाएगी? क्या जो काम कांशीराम नहीं कर पाए वो भाजपा से हो पाएगा? और काम क्या है? दलितों की राजनीतिक एकता। क्या इसको साध पाएगी बीजेपी? ये तो इस सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बीजेपी गंभीरता से इसका प्रयास कर रही है। बीजेपी इसके लिए क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ये बताएं। इससे पहले थोड़ा सा पंजाब में दलितों की स्थिति और क्या क्या समीकरण है आबादी का, मतदाताओं का, वो उस पर बात कर लेते हैं। पंजाब में दलितों की आबादी 32% है। देश के और किसी भी प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में दलित नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पंजाब की राजनीति में दलितों का प्रभाव कभी रहा ही नहीं। उनको जो हिस्सा मिलना चाहिए था राजनीति में, सत्ता में, वो उनको नहीं मिला। वो लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे, उसके बाद अकालियों के साथ भी रहे। तो अभी बटे हुए हैं, अकालियों के साथ भी हैं और कांग्रेस के साथ भी हैं। इसके बावजूद उनको कुछ मिलता नहीं। हालांकि वो इन दोनों पार्टियों को बहुत कुछ देते हैं, क्योंकि 117 सीटें हैं पंजाब में विधानसभा की कुल। उसमें से 34 सीटें रिजर्व हैं, आरक्षित है दलितों के लिए। और दलितों की जो ये आबादी है, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है रविदसिया दलितों की। उनकी आबादी लगभग 60% है कुल दलित आबादी का। तो ये सबसे बड़ा प्रभावशाली ग्रुप है। और ये जो दलित आबादी है, इनका जो कंसंट्रेशन है 4 जिले पंजाब के दोआब में है। उनमें 4 जिलों में जालंधर, नवांशहर, होशियारपुर और कपूरथला, यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है। और इसी इलाके से आप समझिए, इसी दोआब से जब 2017 में अकाली दल का सफाया हुआ विधानसभा चुनाव में, सिर्फ इस दोआब से 5 सीटें मिली हैं अकाली दल को। उसके अलावा रिजर्व कैटेगरी की जो है वो 3 या 4 सीटें मिली हैं अकाली दल को। तो इसलिए सभी पार्टियों के लिए इनके वोट का तो महत्व है, लेकिन ये राजनीति में, राजनीतिक व्यवस्था में और सत्ता में उनको भागीदारी से दूर रखते हैं। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी 2017 में, तो करीब 20 दलित विधायक जीतकर कांग्रेस में आए। उनमें से उस समय, इस समय का मुझे ठीक से याद नहीं है कि कोई है कि नहीं, उस समय कोई, जब पहला मंत्रिमंडल बना तो कोई दलित मंत्री नहीं बना। अब बीजेपी ने एक काम किया है। बीजेपी ने ये घोषणा कर दी कि अगर वो सत्ता में आई तो वो किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएगी। अब पंजाब में बीजेपी का कुछ है नहीं ज़्यादा। लंबे समय से अकाली दल के साथ हैं, श्रोमणी अकाली दल के साथ, और 117 में से 23 सीटें मिलती थीं बीजेपी को विधानसभा की लड़ने के लिए। 13 में से 4 लोकसभा की सीटें। तो पार्टी पूरी तरह से, उसका संगठन, सब कुछ इतने इलाकों में सीमित हो गया। अब अकाली दल से नाता टूट गया है। बीजेपी ने घोषणा कर दी है कि 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो बीजेपी उसकी तैयारी कर रही है। लेकिन ये उम्मीद करना कि बीजेपी कोई बहुत बड़ा तीर मार लेगी या बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी 2022 के चुनाव में, ये मानना गलती होगा। लेकिन उसके बाद के चुनाव की आधारशिला, उसकी नींव जो है, इसी चुनाव में रखी जाएगी। जब 117 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवार होंगे, वो जो काम करेंगे, उनमें से कितने जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये बात की बात है, लेकिन जो ये खड़े होंगे उनसे एक नेतृत्व जो है स्थानीय स्तर पर जो उभरेगा, वो आगे चलकर काम आएगा। वो संगठन भी बनेगा, हर जिले में पार्टी का संगठन खड़ा होगा, उसका फायदा होगा। ये जो 32% आबादी है दलितों की, इनमें से 73% से ज़्यादा गाँव में रहते हैं और बाकी शहरों में है।
तो बीजेपी अभी तक पंजाब में वैसे भी शहरों की पार्टी मानी जाती है, शहरी हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है कहना चाहिए। पंजाब की राजनीति में जाट सिखों का दबदबा बहुत लंबे समय से है। 1972 से 1977 तक ज्ञानी जैल सिंह आखिरी गैर जाट सिख मुख्यमंत्री थे। उसके बाद से लगातार चाहे अकाली दल सत्ता में आए या कांग्रेस आए, जाट सिख ही मुख्यमंत्री बनते हैं। उनकी आबादी प्रदेश की कुल आबादी में उसका हिस्सा जो है जाट सिखों का 19-20% के करीब है। लेकिन उनका प्रभाव आप देखिए कि इतने वर्षों से जो है उनके समुदाय से अलग कोई मुख्यमंत्री बना नहीं। तो बीजेपी ने ये जो दांव चला है वो देखिए, इसकी कोशिश कांशीराम कर चुके हैं कि रविदसिया और उसके बाद जो संख्या आती है सबसे बड़ी वो वाल्मीकि समाज की है कि इनको मिला दिया जाए। लेकिन जैसे ये जातियां बटी हुई हैं उसी तरह से इनकी राजनीति भी बटी हुई है। ये मिलकर राजनीति कभी नहीं कर पाया, इसलिए 32% की इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी इनका राजनीतिक प्रभाव नहीं के बराबर है। मतलब सत्ता की भागीदारी की दृष्टि से कहें, राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से कहें, उसके जरिए समाज में प्रभाव की दृष्टि से कहें, अपने समाज के लोगों को ऊपर उठाने की दृष्टि से कहें। और जो रविदसिया समुदाय के लोग हैं इनमें से ज़्यादातर लोग बड़े लंबे समय से जो है, जब 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो वो इस इलाके में दोआब में आए थे। तो ये जो रविदसिया समुदाय के लोग हैं ज़्यादातर जो है चमड़े के व्यापार में हैं। तो इसमें बड़ी संख्या में इस समुदाय के लोग NRI भी हैं। तो एक अच्छी खासी संख्या है जो आर्थिक रूप से संपन्न भी है। तो पैसा है, संख्या है, लेकिन प्रभाव नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं है। बीजेपी इसी के जरिए, क्योंकि जाट सिखों में बीजेपी का कुछ नहीं है, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके कारण भी जाट सिखों में नाराज़गी है। तो बीजेपी को लगता है कि जाट सिख राजनीति से अगर पंजाब को निकालना है तो उसके लिए दलित राजनीति को आगे बढ़ाना होगा, उसको प्रभावी बनाना होगा। इसके लिए एक्सपेरिमेंट अभी नहीं शुरू हुआ, 2014 से ही बीजेपी इस दिशा में सोच रही है, काम कर रही है, लेकिन अकाली दल के साथ होने के कारण ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो उसने एक नेतृत्व तैयार करने की कोशिश की दलितों में, खासतौर से रविदसिया समुदाय में। इसी समुदाय से केंद्रीय मंत्री हैं सोम प्रकाश, जो होशियारपुर से लोकसभा के सदस्य हैं। और इसके अलावा विजय सांपला हैं, जिनको मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, प्रदेश का एक समय अध्यक्ष भी बनाया गया था। वो इस समय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इनके जरिए एक संदेश देने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि देखिए, हम इस समुदाय के लोगों को, आपके समुदाय के लोगों का ख्याल रखते हैं, उनको सत्ता में हिस्सेदारी, उनको प्रशासन में हिस्सेदारी, उनको राजनीति में हिस्सेदारी देने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। और बीजेपी की दूसरी नज़र जो है वो दरअसल बसपा के वोटों पर है। जो ट्रेडिशनल बसपा का वोटर रहा है रविदसिया समुदाय में, वाल्मीकि समुदाय में भी, एक समय 1992 में यहाँ बीजेपी को 16% से ज़्यादा वोट मिले थे। अब वो घटते घटते 2017 के विधानसभा चुनाव में आकर 1.55% रह गया। तो वो जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बेस था, भाजपा की नज़र उस पर है कि वो जिस तरह से बीएसपी लगातार कमज़ोर होती जा रही है, बीएसपी की जो प्रमुख है मायावती, उनकी अपील घटती जा रही है, ऐसे में नए नेतृत्व को उभार कर इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अकाली दल के साथ न होने से उसको एक तरह से इसका लाभ मिल रहा है कि वो सभी जिलों में और सभी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में अपनी पार्टी का संगठन खड़ा कर सके। पंजाब में विधानसभा के चुनाव 2022 में होने वाले हैं। तो ऐसे में इस बार 4 पार्टियां चुनाव लड़ेंगी वहाँ। इससे पहले जो है सीधा मुकाबला होता था, अकाली दल और भाजपा का गठबंधन एक तरफ, कांग्रेस दूसरी तरफ। पिछले चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी का वहाँ पदार्पण हुआ। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने
अच्छा प्रदर्शन किया, 4 लोकसभा सांसद जीत गए। पिछले विधानसभा में उनको बड़ी उम्मीद थी कि उनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन सिर्फ 19 सीटें मिली। उसके बाद से आम आदमी पार्टी लगातार गिरावट की ओर है। अकाली दल 10 साल के शासन में, खासतौर से सुखबीर सिंह बादल के कारण जो है, उनकी जो छवि है, उनका जो काम करने का तौर तरीका है, उसके कारण बहुत बुरी स्थिति में है। लोगों के मन में उसके प्रति विश्वास जगह नहीं है, तो ये उम्मीद नहीं है कि उसको फिर से लोक सत्ता सौंपने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि कांग्रेस में अंतर्कलह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी इन दिनों बैठक चल रही है, 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है केंद्रीय स्तर पर, जो बागी विधायक हैं, असंतुष्ट विधायक हैं, उनसे बातचीत कर रही है। इस असंतोष का झंडा जो है नवजोत सिंह सिद्धू और प्रगट सिंह ने उठा रखा है। कुछ 2 मंत्री भी इसमें शामिल हैं। तो क्या रूप लेगा, क्या स्वरूप बनेगा, ये तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी झगड़ा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बीजेपी को एक उम्मीद नज़र आ रही है कि वो अभी तक अकाली दल के साथ रहते हुए उसकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी, उससे वो शायद बेहतर करने की स्थिति में 2022 में होगी। अब कितना इसमें उसको कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो उसकी तैयारी, उस टिकट का बंटवारा और किस तरह के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है, स्थानीय स्तर पर उसका समर्थन होता है, विरोध होता है, इन सब चीज़ों से तय होगा। लेकिन इतना निश्चित है कि इस बार पंजाब में चतुष्कोणीय मुकाबला होगा और भाजपा दलित राजनीति का उसने जो दांव खेला है दलित मुख्यमंत्री का, उसका असर ये हुआ है कि कांग्रेस कह रही कि हम भी अगर अगली बार सत्ता में आए तो डिप्टी सीएम जो है दलित को बनाएंगे। ये नहीं बता रही कि अभी क्यों नहीं बनाया। इसी तरह से अकाली कह रहे हैं कि हम आए तो हम भी बनाएंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि 10 साल क्यों नहीं बनाया। तो अब ये चूंकि ये मुद्दा बल पकड़ रहा है, तो इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि सभी राजनीतिक दल अब इस वर्ग को लुभाने की कोशिश करेंगे क्या, बल्कि करना शुरू कर दिया है। आप देखिए, जो आंदोलनरत किसान नेता हैं, किसान यूनियन के लोग, उन्होंने पहली बार रविदास जयंती में जोर शोर से शिरकत की, हिस्सा लिया। तो पंजाब की राजनीति में बदलाव का संकेत दिखाई दे रहा है। वो क्या स्वरूप लेगा 2022 में पता चलेगा, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको एक बार फिर याद दिला दें कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नमस्कार।